Hello to everyone. In this lecture we are going to cover governance, good governance, उसके बाद हम देखेंगे ethical governance and at the last corporate governance. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग इररेलेवेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नेंस होता क्या है. तो गवर्नेंस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि डिसीजन मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसी को गवर्नेंस कहा जाता है. या फिर द वे बाय विच गवर्नमेंट गेट्स इट्स जॉब डन. जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना काम करती है तो उस तरीके को गवर्नेंस कहा जाता है. अगर इसको सिंपलिस्टिक वे में समझे तो कुछ इस तरीके से है कि गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक तक जो सर्विस पहुंचाने का तरीका होता है, उस पूरे प्रोसेस को गवर्नेंस कहा जाता है. यानी कि गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक तक के बीच का जो पूरा रास्ता है, जिस रास्ते से वो सर्विस आएगी, जो पाथ है, उसी को गवर्नेंस कहा जाता है. अब अगर डेली लाइफ एग्जांपल अगर हम लें तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि सपोज़ आपके घर में आपके बड़े भाई की शादी है या फिर बहन की शादी है, तो आपको क्या होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि पूरी की पूरी मैरिज को कैसे कंडक्ट करवाना है, कहाँ पे हॉल, या जो फिर बुकिंग वगैरह जो भी है. अब आपके फादर आपको कहते हैं दिस इज़ यू, कि तुम्हें सपोज मंडप हॉल का पूरा अरेंजमेंट करना है. अब आप उस पूरे मंडप हॉल के को अरेंज करने के लिए क्या करते हो, अपने कुछ दोस्तों से बात करोगे, फिर पूछोगे यार सबसे बढ़िया कौन है, फिर डीलर के पास जाओगे, डीलर से बात करोगे, फिर कई डीलरों से मिलोगे भी, फिर नेगोशिएशन करोगे, नेगोशिएशन के बाद फाइनली क्या होगा, मंडप हॉल आप लगवाते हो शादी के लिए. तो आपको एक टारगेट दिया गया आपको कि ये काम करना है, मंडप हॉल लगवाना है. उसके बीच जो आपने जितना भी कुछ किया, इधर उधर भाग दौड़, जिससे बात की, किसी अपने दोस्त को बोला या फिर किसी दोस्त को वो काम हैंड ओवर कर दिया, या किसी ट्रस्टेड पर्सन को भी कर दिया, लेकिन आपको जो बोला गया आपने वो किया, लेकिन उसके भी जितना भी प्रोसेस रहा, अब आपने वो कैसे भी करवाया, उसी को गवर्नेंस कहा जाता है. सो दिस इज़ सिंपली गवर्नेंस. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गवर्नेंस किसी और बुक या सोर्सेज से पढ़ेंगे तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स कहीं कहीं पे यूज़ कर लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर जहाँ भी आप पढ़ें बुक्स में. लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप जितना सिंपल रहोगे तो एग्ज़ाम के अंदर याद करना उस डेफिनेशन को जो आपने सिंपलिस्टिक वे में लिखी है वो ज़्यादा आसान होता है, ना कि टेक्निकल वर्ड्स को. क्योंकि फिर बॉम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज जब होता है एग्ज़ाम के अंदर, प्रेशर ऊपर से होता है एग्ज़ाम का कि पेपर कंप्लीट करना है, टाइम बहुत स्पीड से चल रहा होता है, और अगर एट द मोमेंट आप वो टेक्निकल वर्ड्स को भूल जाओगे तो डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. हाँ, ये ज़रूर है कि कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए, जो कीवर्ड्स होते हैं जो डिफ़ाइन कर सकें उस चीज़ को, वो ज़रूरी हैं, लेकिन अदर टेक्निकल वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. सो आप जितना सिंपल रहेंगे, जितना सिंपलिस्टिक वे में डिफ़ाइन कर देंगे चीज़ों को, उतना ही बेटर है. तो गवर्नेंस को आप सिंपल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं. अब इसके बाद बात करते हैं कि गवर्नेंस अगर ये होता है तो फिर गुड गवर्नेंस क्या होती है, जिसका बार बार जिक्र होता है. तो गुड गवर्नेंस अगर आप एक सिंपल लाइन में कहोगे तो गुड गवर्नेंस होती है इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ गवर्नेंस. यानी कि एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे जो होता है, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे ऑफ गवर्नेंस जो होता है, उसी को गुड गवर्नेंस कहा जाता है. लेकिन अगर आप इसको और एलाबोरेट करना चाहें तो गुड गवर्नेंस के मैंने 8 फीचर्स लिखे हैं. तो इन 8 फीचर्स को हम परफेक्टा के नाम से याद कर सकते. निमोनिक है परफेक्टा, इसकी तरीके से हम याद कर सकते हैं. P फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, E फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, R फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, F फॉर फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, E फॉर इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, C फॉर कंसेंसस, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी. यानी कि 8 फीचर्स गुड गवर्नेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यानी कि अगर ये 8 फीचर्स हम लिख देंगे तो गुड गवर्नेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये चीज़ मैंने शायद किसी यूट्यूब लेक्चर को देखते टाइम या फिर किसी के नोट्स पढ़ते टाइम इसको मैंने नोट किया था, तो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था. तो इसके बाद हम देखते हैं, अभी तो ये था गवर्नेंस और या फिर एंड गुड गवर्नेंस. गवर्नेंस था कि सिंपली द वे बाय विच गवर्नमेंट गेट्स इट जॉब डन. गुड गवर्नेंस अगर एक लाइन में लिखेंगे तो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ गवर्नेंस. अब इसके बाद देख लेते हैं कि फिर एथिकल गवर्नेंस क्या होता है. अब एथिकल गवर्नेंस की जब बात होती है तो हमेशा याद रखना है, इसको सिंपल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के साथ जब प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग अदर्स आ जाए. यहाँ पे सर्विंग अदर्स का मतलब इसलिए यूज़ किया गया है सर्विस वर्ड, बिकॉज सर्विस और ड्यूटी या फिर काम में डिफरेंस होता है.
काम का मतलब आपको ये टारगेट दिए गए और आपने वो कर दिया। सर्विस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपके इमोशंस और एथिकल नॉर्म्स या फिर वैल्यूज़ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं और जब आप उस काम को करो तो फिर उसको सर्विस कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग अदर्स बाय सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, जब आप गुड गवर्नेंस के साथ ये ऐड करते हो या फिर ये ऐड हो जाता है गुड गवर्नेंस के साथ, गुड गवर्नेंस करते हुए ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो उसी को फिर एथिकल गवर्नेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विजन ऑफ राम राज्य, जहाँ पर गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस होती है, लेकिन उस गुड गवर्नेंस को, एफिशिएंट इफेक्टिव वे ऑफ गवर्नेंस को बहुत ही एथिकल नॉर्म्स के साथ जब किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसी को एथिकल गवर्नेंस कहा जाता है। अब इसकी समरी एक फ्लो चार्ट के एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस में जो वेलफेयर ऑफ पब्लिक होगा उसका प्लैंक अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा, इंक्रीजिंग वे में टुवर्ड्स एथिकल गवर्नेंस, यानी कि एथिकल गवर्नेंस जहाँ होगी वहाँ पर वेलफेयर ऑफ पब्लिक ज़्यादा होगा, गुडनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने जो AIR 4 थे इन 2018, श्रेयांश कुमार, उनके PDF नोट्स पढ़े हैं गूगल पे, मैंने वहाँ से इनको उठाया। कॉरपोरेट गवर्नेंस पूरा का पूरा टॉपिक मैंने उन्हीं का नोट किया है। तो उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस को जो बताया वो बताया कि इट इज़ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म दैट एस्टैब्लिशेस बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गुड्स ऑफ अ कॉरपोरेशन, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को उन्होंने डिफाइन किया है तो वो है सेट ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म जो स्टैब्लिश करें इकोनॉमिक और सोशल गोल्स के बीच में बैलेंस। अब फिर उन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने दिखाया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को। फिर उन्होंने बताया कि ऑडिटर अपॉइंट होते हैं शेयर होल्डर से और फिर रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को और वो रिपोर्ट करते हैं वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और मैनेजमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं ऑडिटर। जो ऑडिटर होते हैं मैनेजमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर डिपिक्ट किया था, हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज इट इज़। अब उन्होंने एक बात और की थी कि जो पर्पज़ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, पर्पज़ आखिर क्या है, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है, टू क्रिएट वेल्थ एथिकली एंड लीगली, ये इसका मेन पर्पज़ है। अब इसके बाद देख लेते हैं, उन्होंने बात की थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिस क्या है इंडिया के अंदर, उसको एक बारी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। उन्होंने लिखा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिस है जो इंडिया में वो है कंपनीज एक्ट 2013, जो बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ई गवर्नेंस की, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की। तो इनके बेसिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है इंडिया के अंदर। लेबर कोड्स ऑफ 2019 एंड 20 मैंने खुद ही ऐड किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री गाइडलाइंस जो आती हैं गवर्नेंस के बारे में वो मैंने खुद से ऐड किया है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, सेबी की गाइडलाइंस उन्होंने मेंशन की थी कि सेबी के अंदर एक KM बिरला कमेटी बनी थी 1999 में, उसकी जो गाइडलाइंस, उस कमेटी की जो गाइडलाइंस थी उसके बेसिस पे भी कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखा जा सकता है विद इन इंडिया। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक वेन डायग्राम भी वहाँ पर शो किया था जो शो करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है क्या। तो उसमें बात की थी कि प्रॉफिटेबिलिटी, लीगैलिटी, मोरालिटी, ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वही ऑब्जेक्टिव होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको बहुत सिंपली डिफाइन किया था कि इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग बैक। एग्जाम्पल के तौर पर पिरामल फाउंडेशंस गांधी फेलोशिप का एग्जाम्पल उन्होंने यूज़ किया था, तो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ इसको ऐसे ही मेंशन किया है। अब स्कोप ऑफ CSR की बात है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सप्लीमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर्क, ग्रीन इनिशिएटिव, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो इस तरीके से उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस को पूरा डिफाइन किया था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो आप भी इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। दो ये बहुत ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एज़ पर आवर सिलेबस हमें अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर ये इन्फीरियोरिटी ना आए कि यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, क्या लिखूँगा। जिस टाइम आपको कॉन्फिडेंस होता है ना एग्ज़ाम के अंदर, तो बहुत इफ़ेक्टिवली आप फिर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस होने के लिए ये एक चीज़ भी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो एक बार, एटलीस्ट एक बार ही तो हो, और फिर उसके बहुत सारे रिवीजन हो चुके हों। सो दैट इज़ वाई हमें एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। See you soon in the next lecture. Have a nice day. Take care. Bye bye.